ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। दुनिया भर में जिन समर्थ और सक्षम लोगों को पहले ही बहुत कुछ दिया गया है, उनके भीतर और ज्यादा लेने की इच्छा है। ये किसने कहा है? माया एंजिलो ने कहा है। प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का वक्त। ये प्राकृतिक खेती है क्या है? प्राकृतिक खेती एक ऐसी रसायन मुक्त कृषि पद्धति है जिसमें जीवामृत, बीजामृत और देसी गाय के गोबर मूत्र का उपयोग किया जाता है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर मिट्टी की उर्वरता और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाती है। तो उसी की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे रसायन का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है ना, तो वो भी एक चिंता का कारण है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से व्यापक खतरों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों के बेजा इस्तेमाल से धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है और इस तरह की खेती के उत्पादों से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नतीजतन लघु एवं मध्यम वर्ग के किसान खेती से किनारा कर रहे हैं। आमतौर पर जैविक और प्राकृतिक खेती एक ही मानी जाती है, लेकिन इनमें मूलतः गहरा भेद है। रासायनिक खेती कम लागत में अधिक पैदावार देती है, पर पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और यह बड़े किसानों और व्यावसायिक खेती करने वालों के लिए अधिक पैदावार करने के कारण लाभदायक मानी जाती है और इसलिए खेती का यह स्वरूप एक समय सर्वाधिक प्रचलित में है। और आप देखते हैं कि वहीं जैविक खेती कहने को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के अनुकूल है, मगर इसमें लागत बहुत अधिक है और इसलिए मध्यम और छोटे किसान इसे अपनाने से कतराते हैं। और इसी तरह प्राकृतिक खेती सस्ती और बहुत कम लागत वाली है, मगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने से किसानों को इस ओर झुकाव भी बहुत कम है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त कृषि पद्धतियां हैं, मगर दोनों के सिद्धांतों और तौर तरीकों पर बात की जाए तो भारतीय दृष्टि से जैविक खेती दीर्घकाल के लिए अपनी अधिक लागत के कारण ही नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पशुधन उत्पादों के अधिकतम दोहन के कारण हानिकारक भी है। गुजरात के राज्यपाल पिछले कुछ समय से प्राकृतिक खेती पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में किए गए उनके किए प्रयोग छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयोगी है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में उन्होंने 180 एकड़ जमीन पर कम लागत वाली प्राकृतिक खेती के कारगर प्रयोग किए हैं और जिसमें शून्य लागत में अधिकतम पोषक पैदावार की कल्पना को साकार किया है। प्राकृतिक खेती की पद्धति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह प्रकृति से जुड़े सिद्धांतों का अनुसरण करती है, या ठीक वैसे ही जैसे जंगलों में बगैर किसी प्रयासों के फल फूलों की पैदावार होती है। स्वाभाविक है कि इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों के लिए ऐसी खेती लाभकारी भी होती है। जैविक खेती के भारत में अव्यावहारिक होने के कई कारण हैं और जिनमें खाद के लिए विदेशी केंचुओं का प्रयोग, यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों की बहुत अधिक लागत तथा भारतीय जलवायु में इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव शामिल हैं। बीज खरीद से लेकर खाद, कीटनाशक और इनके छिड़काव की लागत जैविक खेती में इतनी अधिक आती है कि लघु और मध्यम किसान इसे चाहकर भी अपना नहीं सकते हैं। मसलन जैविक खेती में गाय के गोबर की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कि छोटा और मध्यम किसान इसके लिए पशुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता और इसी तरह इसमें प्रयुक्त विदेशी केंचुआ भूमि के जिस तापमान में जिंदा रहने में सक्षम होता है, वैसे तापमान हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं होता है। और आप देखेंगे इसके अलावा जैविक खेती में प्रयुक्त विदेशी केंचुआ अपने शरीर में सीसा, फारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, क्रोमियम इत्यादि को धारण करता है और ये तत्व तो मिट्टी के जरिए पौधों तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है कि इससे उपजने वाली फसल का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विदेशी केंचुआ मिट्टी नहीं खाता, बल्कि गोबर और काष्ठ ही खाता है। खेतों को दी जाने वाली खाद के रूप में गोबर का अधिकांश हिस्सा तो यही ग्रहण कर लेता है
और इससे जैविक खेती में गोबर की मात्रा की जरूरत प्राकृतिक खेती की तुलना में बहुत अधिक होती है। लंबे समय तक इस तरह की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति पर्याय कम हो जाती है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विद्यालय और लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि जैविक खेती से भूमि को कितना नुकसान होता है। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती में सब कुछ सहज उपलब्ध होता है। यह मूलतः देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल, बेसन और पेड़ों के नीचे पत्तों से पोषित मिट्टी पर आधारित होता है। कीटनाशकों को बनाने के लिए भी देसी साधनों की जरूरत पड़ती है और जिन्हें किसान अपने स्तर पर तैयार कर सकता है। किस पर? अपने स्तर पर। और कीटनाशक पर्याप्त विशेष औषधीय पौधों के पत्तों, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च इत्यादि के अर्क से तैयार किए जाते हैं और इन्हें आप देखते हैं कि तैयार करने में लागत और समय भी बहुत कम लगता है। इन कीटनाशकों से भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है। प्राकृतिक खेती में देसी केंचुए का इस्तेमाल होता है जो जमीन की उर्वरता को ताकत देता है और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। देसी केंचुआ 0 से 52 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकता है, यानी देश की जलवायु के लिए यह सर्वथा अनुकूल है और इसके अलावा भी यह मौसम एवं पर्यावरण के बदलाव के अनुरूप जमीन में 15 फुट तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। इस दौरान यह नीचे की परतों से पोषक तत्व लाकर पौधों को देता है और यह केंचुआ जब भूमि में सुराख करता है तो उसकी दीवारों को वमी बाँस से लीपता रहता है और इससे लंबे समय तक यह सुराख धरती में बने रहते हैं। अधिक वर्षा या सूखे की स्थिति में इससे पौधे मरते नहीं हैं। भूमि को निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये प्राकृतिक खेती के फायदे हैं। प्राकृतिक खेती प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करती है और इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को पुनर्जीवित करके पौधों के लिए उनके पोषक तत्व तैयार करने में मदद ली जाती है और इसलिए इस खेती की लागत भी कम आती है, जबकि जैविक खेती में खाद, कीटनाशक बाहर से खरीदने पड़ते हैं और इसलिए इसकी लागत ज्यादा होती है और चाहकर भी छोटे और मध्यम किसान इसे अपना नहीं सकते हैं। जैविक खेती को रसायन मुक्त कहकर विचारित किया जाता है, मगर मूलतः यह ब्रिटिश सरकार की देन है। हार्वर्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन में सबसे पहले जैविक खेती संस्थान की स्थापना की थी, मगर वे जब 1930 में भारत आए तो यहाँ की प्राकृतिक खेती को देखकर बहुत प्रभावित हुए। ब्रिटेन में उसका प्रचार किया और बाद में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक लॉर्ड नॉर्थवॉन ने 1940 में लिखी अपनी पुस्तक लुक टू द लैंड में जैविक खेती शब्द गढ़ा और इसी से ब्रिटेन और पूरे विश्व में जैविक खेती आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत में भी इसका असर हुआ है। हमने अपनी प्रारंभिक कृषि पद्धतियों को छोड़कर जलवायु के अनुकूल नहीं होते हुए भी इसे अपना लिया और एक समय में जब देश में खाद्यान्न संकट हुआ तो उससे मुक्ति पाने के लिए एम स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति हुई। उस समय उनका किया कार्य समय के अनुकूल था। देश को भूखमरी से बचाना था। धरती भी तब बहुत अधिक उपजाऊ थी, मगर अब जबकि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है, ऐसे समय में हमारे देश की जमीन की उर्वरता शक्ति तेजी से क्षीण हो रही, तो यह जरूरी है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटा जाए। इस संबंध में जागरूकता के साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और देखिए, इस तरह की टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन सब का उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। संतुलन की दृष्टि, आज का समय आंकड़ों का समय है और हमारे निर्णय को संख्याओं, रिपोर्टों और विश्लेषणों की कसौटी पर परखा जाता है। कारोबार हो, शासन हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह यह मान लिया गया है कि जितना अधिक विवरण होगा निर्णय उतना ही बेहतर होगा। मगर एक प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या केवल आंकड़े ही भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं या फिर भविष्य की सही दिशा पहचानने के लिए अनुभव, कल्पना, अंतःप्रेरणा की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और जीवन के कड़े निर्णय बार बार यह सिद्ध करते हैं कि सही दिशा वही मिलती है जहां तर्क और अंतर ज्ञान एक दूसरे का हाथ थामते हैं। केवल तर्क निर्णय को कठिन बना देता है और केवल अंतर्ज्ञान उसे अनिश्चित बना सकता है। जब दोनों का संतुलन बनता है तभी दूरदर्शी नेतृत्व और स्थायी सफलता जन्म लेती है। सूचनाओं की इस बाढ़ में जानकारी जुटाना कठिन नहीं रहा, लेकिन सही अर्थों में समझ विकसित करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है,
पर वे हमेशा यह नहीं बताते कि आगे क्या हो सकता है। भविष्य का निर्माण केवल तथ्यों से नहीं होता, उसके लिए कल्पना, संवेदनशीलता और व्यापक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है। यही वह गुण है जो सामान्य प्रबंधक को दूरदर्शी नेतृत्व कर्ता से अलग करता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या दूसरे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्ष 1964 में जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली, तब भारत खाद्यान्न संकट और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। उनके सामने केवल उत्पादन और वितरण के आंकड़े नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की चिंता और असुरक्षा भी थी। उन्होंने समस्या को केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने देशवासियों से सत्ता में एक समय भोजन छोड़ने का भावनात्मक आह्वान किया और साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाए। बाद में उनका आह्वान जय जवान जय किसान केवल एक नारा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। व्यापार जगत में यह दृष्टि हार्वर्ड सोल्स में दिखाई देती है। इटली की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के कॉफी हाउस केवल पेय पदार्थ बेचने की जगह नहीं है, बल्कि लोगों से मिलने जुलने और संवाद का केंद्र है। उन्होंने कल्पना की कि घर और कार्यस्थल के बीच ऐसा ही एक आत्मीय स्थान बनाया जा सकता है, जहां लोग कुछ देर भटकर अपनापन महसूस करें। इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने संचालन की दक्षता, गुणवत्ता, ग्राहकों की भावनात्मक अपेक्षाओं के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित किया। और आंकड़े हमें आज की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन कल की तस्वीर कल्पना बनाती है। तर्क हमें जमीन पर टिकाए रखता है, जमीन अंतःप्रेरणा हमें क्षैतिज के उस पार देखने का साहस देती है। असाधारण उपलब्धियां तभी संभव होती हैं जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। हर बड़ा परिवर्तन पहले ऐसे विचारों के रूप में जन्मा जिसके समर्थन में तत्काल कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं था। अगर हर नई संभावना को केवल उपलब्ध आंकड़ों से आंका जाता, तो अनेक खोजे, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन कभी जन्म ही नहीं लेते। फिर भी अधिकांश लोग अंतःप्रेरणा पर भरोसा करने से हिचकते हैं। दरअसल तत्वों को प्रस्तुत करना आसान है, जबकि अंतःप्रेरणा को सिद्ध करना कठिन होता है। लोगों का विश्वास, संगठन की संस्कृति, समाज की आकांक्षाएं और बदलती मानवीय आवश्यकताएं ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें किसी तालिका में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे अवसरों पर अनुभव और संवेदनशीलता ही सही दिशा दिखाते हैं। संख्याएं यह अवश्य बता देती हैं कि क्या घटित हो रहा है, लेकिन वे हमेशा यह नहीं समझा पाती कि उसके पीछे कौन सी मानवीय आकांक्षाएं काम कर रही हैं। जब कोई नया विचार मन में आए तो उसे केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह आकर्षक लगता है, और केवल इसलिए अस्वीकार भी ना कर दिया जाए कि उसके पक्ष में तत्काल पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उसे तथ्यों की कसौटी पर परखना और प्रश्न पूछना चाहिए और अपनी धारणाओं को चुनौती देना चाहिए। हम अक्सर आंकड़ों के मोह में अपनी मौलिकता को सीमित कर लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन भविष्य की कल्पना अभी भी मनुष्य की ही कर सकता है। भविष्य उन्हीं का होगा जो आंकड़ों को अपना स्वामी नहीं बल्कि सहयोगी बनाएंगे। तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक उपकरण जितने भी विकसित हो जाएं, मानवीय संवेदनशीलता, अनुभव और दूरदृष्टि का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जब अंतःप्रेरणा को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है, तब वह केवल अनुमान नहीं रहती, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय का आधार बन जाती है। सोच का विस्तार करने का अर्थ मस्तिष्क और हृदय के बीच संतुलन स्थापित करना है। तर्क हमें वास्तविकता से जोड़े रखता है, जबकि कल्पना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। एक हमें यह समझने में सहायता करता है कि संसार आज कैसा है, दूसरा यह विश्वास जगाता है कि उसे कल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जो लोग बड़ी तस्वीर देखना सीख लेते हैं, वे केवल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करते हैं। और यही व्यापक दृष्टि साधारण निर्णयों को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। संवाद और सहयोग। कई बार किसी मुद्दे पर उठने वाले सवाल विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, मगर काफी जद्दोजहद के बाद जब उस पर सहमति के बिंदु बनने लगते हैं, तब आखिरकार अपने परिणाम में वही सवाल भविष्य के लिए सकारात्मक दिशा का संकेत बन सकते हैं।
नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र की विफलता और लापरवाही का सबूत थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर सरकार बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिखाई दे रही थी और इससे स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थियों के बीच असंतोष और क्षोभ की भावना पैदा हुई और उसी को कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक नए बने समूह ने संगठित स्वर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और खासतौर पर संसद मार्च के आह्वान के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह का बल प्रयोग किया, उससे सरकार के रवैये पर तमाम सवाल उठे। विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दमन की कोशिश को संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट की तरह देखा गया। अब विद्यार्थियों के उस आंदोलन के एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद सरकार ने प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लाने की प्रक्रिया शुरू की है। मगर जरूरत इस बात की है कि देश भर में इस मुद्दे पर जिस तरह का विरोध और सरकार के रोक के प्रति असंतोष देखा गया, अगर उसके हल की कोई सूरत बन रही है तो उसमें सभी पक्षों का सकारात्मक सहयोग सुनिश्चित हो। संशोधन विधेयक में प्रश्न पत्र लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने के लिए कई सख्त प्रावधान की बात की जा रही है, तो इससे यह साफ है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को अब स्वीकार कर रही है। मगर यही इस बात की जरूरत है कि इससे संबंधित सभी पक्षों पर विपक्षी दलों की भी विस्तृत राय ली जाए और इस पर संसद में पर्याप्त बहस हो। दूसरी ओर आंदोलन के बाद जिस तरह तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे, तो अब विपक्षी दलों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश में अपना सक्रिय और सकारात्मक सहयोग दें। सही है कि नीट 2026 का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार प्रश्न पत्र लीक होने के वाकये सामने आ चुके हैं, मगर सरकार ने औपचारिक निर्देशों के अलावा इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं समझी। इस वर्ष भी अगर विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर नहीं किया होता तो उनके प्रति पुलिस के रोक की वजह से सरकार कटघरे में नहीं खड़ी होती, तो शायद एक बार फिर बात आएगी हो जाती। अब देश के सभी राजनीतिक दलों को मिलकर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें न केवल नीट बल्कि हर स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह पारदर्शिता और ईमानदारी एक अनिवार्य नियम की तरह लागू हो। साथ ही प्रशासनिक से लेकर विधायी तंत्र में जिम्मेदारी से भरे किसी भी सार्वजनिक पद के लिए वैसे संवेदनशील लोगों को महत्व मिले जो परिस्थितियों को परिपक्व तरीके से संभाल सकें और उनके लिए शुचिता का सिद्धांत प्राथमिक हो। और देखिए, मैं कहता नहीं हूँ कि जो संसद की कार्रवाई चलती है ना, इसमें हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो मैं कहता हूँ भैया कम से कम सार्थक चर्चा तो हो। और देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। और देखिए, कानून कई राज्यों में पहले से भी है, केंद्र भी 2024 में लाया था, वो भी कठिन ही कानून थे, ये आप देखिए, लेकिन कठोर कानून थे, लेकिन कितने लोगों को सजा मिली। और जो पुराने पेपर लीक की घटना है, चाहे 2021 की हो, 2024 की हो, या बहुत सारे और पेपर लीक होते रहे, उनमें अभी तक क्या हुआ ये भी देखने लायक है। केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा, समझ रहे। अब सोचिए 2021 का पेपर नीट का जो हुआ था ना लीक, उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ, किसी पर दोष सिद्धि भी नहीं हुई, 2024 के मामले में भी नहीं हुई। खतरे का तापमान, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना है कि कार्बोत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है, उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान के अंतर्गत कार्यरत क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की एक नई अध्ययन रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जिसमें अनुमान लगाया गया कि वैश्विक ताप में होने वाली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2050 तक सालाना 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। और इस तरह की टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हो कहीं कुछ, तो ये रिपोर्टों, ये आंकड़े भी बता दिया करिएगा। और इनमें से 10 गुना अधिक मौतें गरीब देशों में होंगी, क्योंकि वहां लोगों के पास भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक शीतलन सुविधाएं उपलब्ध कराने के संसाधन नहीं है। यही नहीं, तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार भयावह होती जा रही हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि मनुष्य के आवासीय इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया।
गौरतलब है कि विश्व भर में विकास के नाम पर नए संसाधन विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगिकरण, वाहनों की संख्या में बेतहाशा इजाफा तथा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, जंगलों को नष्ट किए जाने से कार्बन उत्सर्जन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे सबसे बड़ा योगदान विकसित देशों का है, मगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में वे निचली कतार में खड़े हैं। बढ़ते तापमान की वजह से जंगल की आग भी विनाशकारी साबित हो रही है। यूरोप को धरती का ठंडा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब वहां भी वनाग्नि की घटनाएं आम हो गई। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के जंगल इन दिनों भीषण आग से दहक रहे हैं और यहाँ करीब 2.5 लाख लोगों को हर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। भारत में भी हर साल जंगल की आग से वनस्पतियों का व्यापक नुकसान होता है और ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षित भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को लेकर गंभीरता दिखाई जाए, उन पर सख्ती से अमल किया जाए। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये फ्रांस है, देख रहे हैं, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये आप देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो आप देखें जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो विकसित देश हैं, जो पैसे वाले आदमी हैं, विकसित पैसे वाले देश हैं, वहाँ तो वो ठंडक के लिए व्यवस्था कर लेंगे एसी वेसी की। लेकिन आप देखिए गरीब देशों में क्या होगा, वो फर्क ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसे पड़ता है, गरीब देशों को, गरीब लोगों को पड़ता है। जैसे शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा हो तो वो तो आप देखिए कि प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, सब एयर प्यूरीफायर सब कुछ लगवा लेते हैं, लेकिन गरीब मर जाता है, वो उससे बीमारी हो जाती है, वो गंदा पानी पीता है और जहरीली हवा लेता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।